प्रिय विद्यार्थियों, साइंस सॉल्यूशन चैनल पर यहाँ हम देखेंगे कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक अध्याय से संबंधित सभी अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। यहाँ हम जैसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें यहाँ हमें एक ऑप्शन का चयन करना है। 6 सहसंयोजक आबंध हैं या 7 संयोजक आबंध हैं। सी ऑप्शन है 8 सहसंयोजक आबंध है। डी ऑप्शन है 9 सहसंयोजक आबंध है। इसमें से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर C2H6 की संरचना दी गई है। यहाँ आबंध हम देख लेते हैं। 2 कार्बन परमाणु हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं। और यहाँ बीच में हम आबंध देखते हैं। यहाँ इन्हें आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं। 2 ऊपर 2 नीचे और 3 बीच में हमें आबंध दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर 7 आबंध होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 7 सहसंयोजक आबंध हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल। इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं, सही क्या है। यहाँ पर सही उत्तर है कीटोन। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कीटोन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि यदि हम खाना बनाते हैं, जिस बर्तन में खाना बना रहे हैं तो उसकी तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक सही ऑप्शन का हमें चयन करना है। जैसे ए दिया गया है, भोजन पूरी तरह नहीं पका है। बी है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। सी, ईंधन अर्ध है। या डी, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इसका उत्तर हम आगे देखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा होता है तो कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसी कारण से खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो इसका उत्तर होगा CH3Cl का संरचना इस प्रकार होती है। जैसे यहाँ पर हम संरचना देख रहे हैं, बीच में कार्बन परमाणु है, 3 हाइड्रोजन परमाणु है और 1 क्लोरीन परमाणु है। CH3Cl में कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु और 1 क्लोरीन परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है। इस प्रकार 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के 1 परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं। साथ ही कार्बन और क्लोरीन के बीच भी एक सहसंयोजक बंध होता है। यहाँ हमने जैसे देखा था, यहाँ कार्बन और क्लोरीन के साथ एक सहसंयोजक बंध है और 3 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध है। इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के 1 परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं और कार्बन और क्लोरीन के बीच भी एक सहसंयोजक आबंध होता है। अगला प्रश्न 5वां है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनॉइक अम्ल, H2S, प्रोपेनॉन और F2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है। तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाएंगे, यहाँ हम देखते हैं आगे इसका उत्तर। जैसे एथेनॉइक अम्ल CH3COOH, इसकी जो संरचना है वह इस प्रकार से होगी। 2 कार्बन परमाणु होंगे, इसके साथ एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ इस संरचना में आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन का 1 परमाणु, यहाँ पर कार्बन का 1 परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बनाते हैं। इसी प्रकार से अन्य संरचनाएँ भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से बंध बनता है। आगे देखते हैं H2S, यहाँ पर H2S के 6 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहा है। इसको आखिरी कक्षा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह 2 हाइड्रोजन से संयोजन कर अपने अंतिम कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन को अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से लेता है और 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है। इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। अब प्रोपेनॉन की संरचना इस प्रकार से, यहाँ भी आप देख रहे हैं अपने बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण करने के लिए किस प्रकार से है अन्य तत्वों से या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बंध बनाते हैं। प्रोपेनॉन में भी आप संरचना देख रहे हैं, इसकी संरचना भी इस प्रकार से बनेगी। और यहाँ पर आप अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन को 8 चाहिए, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम कक्षा में, 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इसी प्रकार फ्लोरीन की संरचना भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। फ्लोरीन की आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा परमाणु भी उसकी अंतिम कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके 1-1 इलेक्ट्रॉन आपस में संयोजन करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं और अपनी अंतिम कक्षा
के 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो इसका उत्तर होगा कार्बन के युग्मों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह उपस्थित हो समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ हम देख रहे हैं सभी के साथ OH संलग्न है। तो कार्बन युग्मों की ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित हो समजातीय श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल यह समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं। इस श्रृंखला की प्रत्येक सदस्य की प्रकार्यात्मक समूह OH है, अर्थात यह श्रेणी समजातीय श्रेणी का उदाहरण है। अब अगला प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। जैसे प्रश्न 7वां है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इथेनॉल एवं इथेनॉइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं भौतिक गुणों में अंतर। जैसे पहला भौतिक गुण है इथेनॉल का गलनांक 156 के, जबकि इथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है। इथेनॉल का क्वथनांक 351 के, जबकि इथेनॉइक अम्ल का क्वथनांक 391 के होता है। यह केल्विन होता है। तीसरा एथेनॉल की मधुर गंध होती है, जबकि इथेनॉइक अम्ल की तेज दम घोटने वाली गंध होती है। तो यह भौतिक गुणों में अंतर है इथेनॉल एवं इथेनॉइक अम्ल में। अब इसके हम रासायनिक गुणों में अंतर देखते हैं। तो यहाँ रासायनिक गुणों में अंतर है। जैसे ए है इथेनॉल विलयन लिटमस का रंग नहीं बदलता, जबकि इथेनॉइक अम्ल नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। बी है इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है। जैसे हम देख रहे हैं C2H5OH + 2Na = C2H5ONa + H2। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जबकि इथेनॉइक अम्ल सोडियम से क्रिया नहीं करता है। अगला देखते हैं हम इथेनॉल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ समीकरण भी दिए गए हैं किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करता है। तो यहाँ आप इन समीकरणों को भी देख सकते हैं और क्रिया देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में ही मिसेल का निर्माण होगा। तो इसका उत्तर होगा साबुन अणु का एक सिरा जल में विलय तथा दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। साबुन अणु का एक सिरा जल में विलय हुआ तथा दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। जल में साबुन अणुओं का बड़ा गुच्छा बनता है जिसमें जल विरागी पुंज गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहा जाता है। आगे देखते हैं यह संरचना दी गई है तेल की बूंद, सोडियम, सोडियम और यहाँ पर बीच में जो है वह तेल की बूंद है, किनारों पर सोडियम का आयन है। तो इथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए साबुन के साथ मिसेल का निर्माण नहीं करता है। तो इथेनॉल ध्रुवीय विलायक न होने के कारण साबुन के साथ मिसेल का निर्माण नहीं करता है। अगला प्रश्न है कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, इसका उत्तर यहाँ पर देखेंगे। कार्बन एवं उसके अधिकांश यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इनके दहन से हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं होती तथा दहन के फलस्वरूप अवशेष नहीं बचता। ऐसे पदार्थों का ज्वलन ताप उपयुक्त होता है तथा ऊष्मीयमान उच्च होता है, इसलिए कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा वैसे जल जिसमें साबुन मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है कठोर जल कहलाता है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से साबुन के अणु अभिक्रिया करके अवलनशील पदार्थ स्कंभ बनाते हैं। इस प्रकार सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। तो जो कठोर जल है उसमें साबुन झाग उत्पन्न करता है मुश्किल से, मतलब जल्दी ही झाग उत्पन्न नहीं करता। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से साबुन के अणु अभिक्रिया करके अवलनशील पदार्थ या स्कंभ बनाते हैं। तो इस प्रकार से सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 है यदि आप लिटमस पत्र या लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा साबुन क्षार की प्रकृति का होता है, इसलिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि नीले लिटमस पत्र पर साबुन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि साबुन क्षार की है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो साबुन भी लाल लिटमस को नीला कर देगा कि नीले लिटमस पत्र पर साबुन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 13 दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही संकलन अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर दिए गए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 एवं CH4 में केवल C3H6 और C2H2 ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अतः C3H6 और C2H2 संकलन अभिक्रिया करते हैं, बाकी यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं वह संकलन अभिक्रिया नहीं करते हैं।
अगला प्रश्न है, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो इसका उत्तर होगा, क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को असंतृप्त यौगिक में उड़ा देते हैं, जबकि संतृप्त यौगिक नहीं। क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट के गुलाबी रंग को असंतृप्त यौगिक उड़ा देते हैं, जबकि संतृप्त यौगिक नहीं। चूँकि मक्खन संतृप्त यौगिक होते हैं, अतः क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदें डालने पर इसका गुलाबी रंग नहीं उड़ता है, परंतु खाना बनाने वाले तेल में क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदें डालने पर इसका गुलाबी रंग उड़ जाता है, क्योंकि खाना बनाने वाले तेल असंतृप्त यौगिक होते हैं। अभ्यास का अंतिम और अगला प्रश्न है, साबुन की सफाई प्रक्रिया क्रियाविधि समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, साबुन अणु का एक सिरा जल से जबकि दूसरी सिरा तेल से क्रिया करता है। इस प्रकार साबुन अणु मिश्रित संरचना तैयार करते हैं। यहाँ पर मिश्रित संरचना भी दी गई है, तेल की बूंदें हैं, सोडियम परमाणु या आयन भी यहाँ पर दिया गया है, आप मिश्रित संरचना देख सकते हैं। और आगे साबुन अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इस प्रकार साबुन का मिश्रण मैल को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कक्षा 10 कार्बन और उसके यौगिक जो अध्याय 4 उसके प्रश्नों के उत्तर देखे। इस चैनल पर आपको विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होंगे। यदि आप सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पब्लिश किए जाते हैं वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। इन प्रश्नों के उत्तरों को आपकी सहायता के लिए यहाँ पर दिया गया है, इनका आप अध्ययन करें। प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए यह प्रश्न के उत्तर बहुत ही मदद करेंगे और विद्यालय में पढ़ने वाले जो रेगुलर विद्यार्थी हैं वह अपने कक्षा अध्यापक की सहायता से ही अपने प्रश्नों को हल करें। और यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वह इस चैनल पर यहाँ से भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले जो आपके विद्यालय में अध्यापक आपको अध्ययन करा रहे हैं उनके द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं उनकी मदद लें और इन प्रश्नों को उत्तरों को आप उनसे मिलान करें और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप तैयार कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।